हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हरी सिंह बाजिया आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिजल्ट गुरु पर। दोस्तों, अपना कंप्यूटर का सेशन चल रहा है और कंप्यूटर के सेशन में हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले देखा था, कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में बात की। सेकंड चैप्टर जो अपना था वो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हमने देखा था कि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर्स होते हैं, कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर होता है वो किस तरीके का होता है। और थर्ड चैप्टर हमने देखा था कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस के बारे में। दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो होता है वो किस तरीके का होता है, यानी आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि जो कंप्यूटर बना हुआ है, कंप्यूटर की जो वर्किंग प्रोसेस है, या बोल सकते हैं कि कंप्यूटर की जो वर्किंग स्टेप्स है वो क्या क्या होती है, कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, कंप्यूटर कौन से आर्किटेक्चर पर काम करता है और उस आर्किटेक्चर में वो किस तरीके से फंक्शन को परफॉर्म करता है। आज की क्लास में हम ये सारी बातें देखने वाले हैं। तो सभी दोस्त फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए। और एक और बात, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर का चैप्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है क्या, व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। बेटा एक सिंपल सा वर्ड दे रखा है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर यानी होता है इसकी बनावट। तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर की जो बनावट होती है वो क्या होती है, या अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है ऑप्शन में कई बार कंप्यूटर आर्किटेक्चर, व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और फिर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर को कंप्लीट तैयार करने के लिए या कंप्यूटर के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो कंप्यूटर में एलिमेंट्स जुड़े होते हैं, कंप्यूटर में अलग अलग डिवाइसेज जो जुड़ी होती है, उन सारे के सारे सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। तो देखिए बेटा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील्स विद द फंक्शनल बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एज व्यू बाय ए प्रोग्रामर। देखो, मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो होता है वो किसको देखता है, फंक्शनल बिहेवियर, यानी कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स उसके साथ में जुड़े हुए हैं वो किस तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, अपने काम को किस तरीके से पूरा करते हैं। सबसे मेन यही देखा जाता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। आगे देखते हैं, इट कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम यूनिट दैट हाउस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। बेटा दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी हो सकती है कि कंप्यूटर जो होता है उसकी लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है। हमने इसकी जो हार्डवेयर स्ट्रक्चर है वो देख ली है, हार्डवेयर स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, जिसमें इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, ये सारी की सारी डिवाइसेज कनेक्ट होती है। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम इसकी पढ़ेंगे कौन सी स्ट्रक्चर के बारे में, लॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, कि इसकी लॉजिकल स्ट्रक्चर जो होती है वो किस तरीके की होती है और इस लॉजिकल स्ट्रक्चर में वो अपने फंक्शंस को किस तरीके से परफॉर्म करता है। द कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। बेटा अगर आपके पास कंप्यूटर का एक बेस्ट आर्किटेक्चर नहीं है, कंप्यूटर की एक बेस्ट संरचना आपने तैयार नहीं की है, तो आप कंप्यूटर को पूरे रूप से तैयार नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उसकी जो फंक्शनलिटी है, उसके जो वर्किंग स्टेप्स है, उसकी जो वर्किंग प्रोसेस है, वहां पर एरर आने वाली है। तो सबसे मेन चीज ये है कि कंप्यूटर की जो बैकबोन होती है वो भी अपनी क्या होती है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर होती है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो होता है, कंप्यूटर की संरचना जो होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर की बैकबोन, कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी बोली जाती है। चलो अगला पॉइंट हम देखते हैं कि कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर होता है बेटा वो किस तरीके का होता है। उम्मीद है ये आपको सबको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा तो हम बता देते हैं अभी। देखिए, कंप्यूटर में हम बात करें कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यह है कंप्यूटर आर्किटेक्चर कि कंप्यूटर की जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होती है वो किस तरीके की होती है। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले ये आपको दे रखा है इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट, ये आपकी है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट से
सबसे पहले देखिए कंट्रोल फ्लो होता है इस डायरेक्शन में, और जो साथ में बोल सकते हैं कि जो कंट्रोल फ्लो है वो आपका इस तरफ। ओके, ये अपना चल रहा है, कंट्रोल फ्लो चल रहा है। देखिए ये सीपीयू होता है, इनपुट यूनिट से हम जैसे ही डेटा देते हैं, डेटा हमने भेजा है तो वो सबसे पहले किसके पास जाता है, सीपीयू के पास जाता है। और सीपीयू के पास जाएगा तो सीपीयू के जो मेन पार्ट होते हैं वो बेसिकली 3 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सीयू के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एएलयू के नाम से जानते हैं। और थर्ड जो मेन इसका होता है वो होती है प्राइमरी स्टोरेज जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मेमोरी के नाम से जानते हैं। और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट जो होती है वो इस सीपीयू से बाहर की तरफ होती है। अब सीपीयू से बाहर की तरफ होती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में या कंप्यूटर की हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो जब हम कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज कंप्यूटर में ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर पेन ड्राइव हम अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो अपने को सीपीयू में बाहर से ऐड करनी पड़ेगी, तो वो जो होगी वो अपनी होगी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जो डिवाइसेज कंप्यूटर में आपको बाहर से ऐड करनी पड़ती है, सीपीयू के स्लॉट में एंटर करानी पड़ती है, उसको हम कौन सी बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज। और जो स्टोरेज आपकी पहले से कंप्यूटर में जुड़ी हुई होती है, कंप्यूटर में लगी हुई होती है, प्राइमरी मेमोरी जिसको बोलते हैं, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट जिसको बोलते हैं, वो पहले से लगी होती है। इसके बाद में रिजल्ट जो होता है वो आपको किसके रूप में प्राप्त होता है, आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है, तो इसको हम बोलेंगे आउटपुट यूनिट। तो बेसिकली हम बात करें, बेसिकली अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बेटा हम बात करते हैं तो यहाँ पर अपने पास मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक इनपुट यूनिट का होता है, एक आउटपुट यूनिट का होता है, और एक इसका होता है सीपीयू का। ये 3 बेसिक पार्ट होते हैं। अब इसका फंक्शन कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे ही हम इनपुट देंगे, इनपुट डिवाइस से जब हम इनपुट देंगे तो वो इनपुट डायरेक्टली किसके पास जाएगा, सीपीयू के पास। सीपीयू के पास जब वो पहुंचेगा तो कंट्रोल यूनिट जो होगी उस पर फंक्शन स्टार्ट करेगी। कंट्रोल यूनिट का मेन फंक्शन ये होता है कि ये चीज ये देखती है कि कंप्यूटर में जो भी डेटा आ रहा है या कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है उसको परफॉर्म करने के लिए किसके पास सेंड करना पड़ेगा, उसका जो काम होगा वो काम किस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो कंट्रोल यूनिट के पास जब इनपुट जाएगा तो वो चेक करेगा कि यहाँ पर इसको डेटा को स्टोर करना है या फिर डेटा को फंक्शन परफॉर्म करना है। अगर डेटा पे अरिथमेटिक और लॉजिक कोई भी फंक्शन करना है तो वो किसके पास आ जाएगा, वो डायरेक्टली किसके पास आएगा, एएलयू के पास। और अगर एएलयू के पास काम नहीं है, उसको डायरेक्टली सेव करना है, तो वो सीधा का सीधा किसके पास चला जाएगा, मेमोरी के पास, और डेटा को स्टोर कर लेगा। और दूसरा बात और देखिएगा, जब अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट पर ये फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो उसको हम स्टोरेज के लिए प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में भेज देंगे। और प्राइमरी स्टोरेज यूनिट से भी हम किसी पर अरिथमेटिक और लॉजिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हम प्राइमरी मेमोरी से भी डेटा को उठा सकते हैं। तो बेटा ये बेसिक जो आर्किटेक्चर है वो होता है आपके कंप्यूटर का। अगला बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमने तैयार किया है उसके बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मैंने बताया सबसे पहला जो होता है वो इनपुट और आउटपुट यूनिट होता है। सेकंड जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और थर्ड जो होता है वो कौन होता है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो है वो बेसिकली 2 पार्ट में होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी को भी हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बट कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स की बात करें या कंप्यूटर आर्किटेक्चर के मेन कंपोनेंट की बात करें तो बेटा ये बेसिकली 3 होते हैं। एक होता है आपका इनपुट आउटपुट यूनिट, दूसरा होता है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा जो होता है वो होती है मेमोरी यूनिट। ये बेसिक 3 मेन कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के। चलिए अगले हम बात करें तो हम बात करेंगे इन सब के बारे में कि इनपुट यूनिट जो होती है वो क्या होती है, इनपुट यूनिट का मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा
इनपुट यूनिट की बात करें तो द कंप्यूटर एक्सेप्ट कोडेड इंफॉर्मेशन थ्रू इनपुट यूनिट बाय द यूजर। यूजर के द्वारा जो भी कोडेड इंफॉर्मेशन दी गई है वो इनपुट डिवाइस के द्वारा मिलती है। इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू गिव रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। एज एग्जांपल कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे के सारे। और इनपुट यूनिट के मेन फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? मैंने आपको 3 मेन फंक्शन पहले भी बताए बेटा। कौन कौन से बताएं? आपको सबको पता होगा जब हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा। सबसे पहला, इट एक्सेप्ट्स द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम द यूजर। यूजर के द्वारा सबसे पहले डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। अगला काम जो होगा वो क्या होगा? सेकंड होगा, इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टिंग फॉर्मेट। बेटा देखो, मैंने आपको बताया कि जब हम इनपुट करेंगे तो इनपुट करने के बाद में जो डेटा जाएगा वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में ना जा करके वो कौन सी लैंग्वेज में जाएगा? वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में जाएगा, यानी मशीनी लैंग्वेज में जाएगा। तो इनपुट यूनिट जो होती है उसी का ये काम होता है कि जो डेटा यूजर ने दिया है उसको कन्वर्ट करना है किसमें? मशीनी लैंग्वेज में, या कंप्यूटर के समझने वाली लैंग्वेज जो कौन सी होती है? बाइनरी लैंग्वेज होती है, उसमें भेजने का। और थर्ड जो होता है वो होता है, इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। थर्ड जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जब इसने डेटा को क्या कर दिया है? कन्वर्ट कर दिया है कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में, तो उस डेटा को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए किसके पास सेंड करना? सीपीयू के पास सेंड करना। तो बेसिक ये 3 काम होते हैं। यूजर के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट की गई इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के पास में सेंड करना। उम्मीद है बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इनपुट यूनिट जो होती है उसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं आउटपुट यूनिट के बारे में, कि आउटपुट यूनिट जो होती है वो क्या होती है और इसके मेन फंक्शन। इसके बारे में भी हमने देखा, एक बार और देखते हैं। ये बोल रहा है दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि सीपीयू ने प्रोसेसिंग करने के बाद में जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया है या जो रिजल्ट दिया है उस रिजल्ट को किसके पास में सेंड करना इसका काम होता है। बेटा इसको सेंड करना है किसके पास? यूजर के पास। यूजर को शो करने के लिए, यूजर को इसका रिजल्ट दिखाने के लिए हम किसको काम में लेते हैं? आउटपुट यूनिट का। इट इज मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट ऑन द यूजर एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शन। जैसे वीडियो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सारे के सारी आउटपुट डिवाइस होती है। अब आउटपुट डिवाइस के मेन फंक्शंस जो होते हैं, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इसके भी मोस्टली 3 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला, it accepts the result produced by the computer which are coded form and hence cannot be easily understood by us or user। देखिए सबसे पहला काम क्या होता है कि ये यूजर के द्वारा ये कंप्यूटर के द्वारा जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया गया है उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करने का काम है। अब वो रिजल्ट जो है बेटा वो कंप्यूटर लैंग्वेज में है जो हमारे द्वारा समझा नहीं जा सकता। तो आउटपुट यूनिट क्या करेगी? आउटपुट यूनिट जो रिजल्ट मिला है बेटा उस रिजल्ट को कन्वर्ट करेगी किसमें? ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में। और जब ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में वो कन्वर्ट हो गया है तो उसके बाद में उसको डिस्प्ले करने का काम करती है कौन सी? आउटपुट। देख लीजिए, सबसे पहले एक्सेप्ट करती है, उसके बाद में कन्वर्ट्स दीज कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करती है। एंड थर्ड, इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द यूजर। और इस कन्वर्टेड जो इंफॉर्मेशन है या रिजल्ट है उसको किसके पास सेंड करने का काम करती है? यूजर के पास सेंड करने का काम होती है। तो इनपुट यूनिट जो होती है उसके भी बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं, और जो आउटपुट यूनिट होती है बेटा उसके भी बेसिकली कितने फंक्शंस होते हैं? 3 फंक्शंस होते हैं। तो ये दोनों का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला बात करते हैं, सेकेंड पार्ट जो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीपीयू। अब ये सीपीयू का जो क्वेश्चन है वो बेटा काफी बार पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म जो है वो क्या है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू में क्या बोला गया? इट कंसिस्ट ए सेट ऑफ रजिस्टर्स
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट विच टुगेदर इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज। सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो आपका एएलयू, सीयू और रजिस्टर, इन सब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अब बात करते हैं इसके जो मेन फंक्शंस होते हैं सीपीयू के, वो क्या है। फर्स्ट क्या है, द सीपीयू ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर इंटरनल मेमोरी के थ्रू। जो अपने सीपीयू ट्रांसफर करता है इनपुट डेटा को, कहां से बेटा, मेन मेमोरी से किसके पास में, रजिस्टर के पास में। अब रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर इज द स्मॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर एंड फास्टेस्ट, शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या होती है, शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी। सेकेंड, द सीपीयू एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन इन द स्टोर्ड सीक्वेंस। सीपीयू जो है, जिस तरीके से हमने इनपुट दिया है, जिस सीक्वेंस में इनपुट दिया है, उस सीक्वेंस में स्टोर कर लेता है और उसके बाद में उसी सीक्वेंस में रिजल्ट को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। थर्ड है, व्हेन नेसेसरी सीपीयू ट्रांसफर आउटपुट डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेन मेमोरी। सबसे पहले मेन मेमोरी से रजिस्टर में डेटा को भेजता है, उस पर फंक्शन परफॉर्म करता है सीक्वेंस में, और फंक्शन परफॉर्म करने के बाद में उसी रिजल्ट को वापस से जरूरत पड़ने पर वो मेन मेमोरी के पास में भी सेंड करने का काम करता है। तो सीपीयू का जो काम है यहाँ पर, एक तो प्रोसेसिंग का हो गया बेटा, और प्रोसेसिंग करने के बाद में रिजल्ट को अगर आपको फ्यूचर यूज में लेना है तो उसको स्टोर करने का काम जो होगा वो भी किसके द्वारा होगा, अपना किसके द्वारा होगा बेटा, मेमोरी के द्वारा। लेकिन सेंड करने का जो काम होगा वो किसका होगा, सीपीयू का। उम्मीद है बात आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन साइकिल, कि इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे हो, क्या होती है, किसको बोलते हैं, और इंस्ट्रक्शन जो डेटा आपको देते, जब हम डेटा देते हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन का जो सीक्वेंस होता है, एक साइकिल जो जनरेट होती है, वो साइकिल किस तरीके की होती है। तो साइकिल देखने से पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है। द इंस्ट्रक्शन साइकिल represent the sequence of events that take place as an instruction is read from memory and executed। बेटा ये इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, कि इंस्ट्रक्शन साइकिल ये होती है कि हमने सीपीयू को जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है, उन इंस्ट्रक्शन को किस सीक्वेंस में स्टोर करना है और किस सीक्वेंस में उनको परफॉर्म करना है, ये ही अपनी क्या होती है, इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करें तो इंस्ट्रक्शन साइकिल की कितनी स्टेप्स होती है, उन स्टेप्स की हम बात करें। सबसे पहली स्टेप होती है फेचिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करना मतलब लेना, सबसे पहला काम ये हो गया। सेकंड हो गया डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑपरेशन। उसके बाद में इसको क्या करना होता है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना होता है, समझना होता है। थर्ड होता है एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन, थर्ड होता है एग्जीक्यूट करना, एंड लास्ट होता है स्टोरिंग मेमोरी। मेमोरी में क्या करना है, स्टोर करना। अब यहाँ पर यह पूछा जाता है कि हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल के कितने स्टेप्स होते हैं। तो देयर आर बेसिकली 4 स्टेप्स of instruction cycle. First of all, you have to fetch the data. Second, you have to decode. Third, you have to execute it. And last, you have to store the resultant value in memory. That may be your primary memory or secondary memory. तो बेसिकली ये फोर स्टेप्स होती हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है, फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड स्टोरिंग। ये मेन इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है। इंस्ट्रक्शन साइकिल की स्टेप्स होती है कि कोई भी डेटा दिया गया है या कोई भी फंक्शन आपको परफॉर्म करना है, तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट की। पॉइंट अपना यह है कि ये इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होती है वो किस तरीके से काम करती है। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि मेमोरी में सबसे पहले क्या करती है, फेच करती है। फेच करने के बाद में जो रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट को क्या करती है, डिकोड करती है। डिकोड करने के बाद उसको क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। समझने के बाद एग्जीक्यूट करती है, और एग्जीक्यूट करने के बाद में उसको क्या कर लेती है, स्टोर। फिर वापस स्टोर किए हुए को फेच करेगी मेमोरी से, और फिर वापस डिकोड करेगी, फिर एग्जीक्यूट करेगी, फिर स्टोर करेगी, फिर दूसरी वैल्यू लेगी। इसी तरीके से ये इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होती है बेटा वो अपनी क्या होती है, चलती रहती है। तो मेनली
हम बात करें कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेकंड क्वेश्चन जो बेटा पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है किससे रिलेटेड, सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो आपका आता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। और इंस्ट्रक्शन साइकिल में बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा कि कितनी स्टेप्स में ये क्वेश्चन जो होता है या जो प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। सबसे पहले डिकोड करना, सॉरी सबसे पहले फेच करना, फिर डिकोड करना, फिर एग्जीक्यूट करना और फिर स्टोर करना। ये ही प्रोसेस आपकी बार बार चलती रहती है। ये अपनी क्या होती है, अपनी साइकिल होती है जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो फटाफट से आप सबको आंसर भी देना है कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। इन क्वेश्चंस का जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमने पढ़ा है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो पॉइंट मैंने बताया उसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले। तो तैयार हो जाओ और फटाफट से इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करना, लाइक करना। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपने पास काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, बात करेंगे हम सभी क्वेश्चन की वन बाय वन। तो बताइए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़िए और पढ़ने के बाद में आपको आंसर देना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, देयर आर 5 ऑप्शन A B C D एंड E। आपको आंसर देना है कि इन क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो क्या होने वाला। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट्स फॉर चिप्स आर रेफर्ड टू एज स्लॉट्स, सॉकेट्स, पोर्ट्स, लाइंस, नन ऑफ दीज। ये बोलना चाह रहा है कि जो मदरबोर्ड होता है, जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड पर जो कनेक्शन किए जाते हैं उन कनेक्शन वाले पॉइंट्स को क्या कहा जाता है। जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए, देखते हैं क्या आंसर आएगा। उनको स्लॉट बोलते हैं, सॉकेट्स बोलते हैं, पोर्ट्स बोलते हैं या लाइंस बोलते हैं। आंसर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सॉकेट्स। जो मदरबोर्ड जो होता है, मदरबोर्ड पे सभी जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती है उन सबको कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से पॉइंट्स बने होते हैं। इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, सॉकेट्स। जो कनेक्शन को प्रोवाइड करवाते हैं, कनेक्शन पॉइंट्स होती है उनको प्रोवाइड करवाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको बोलते हैं हम सॉकेट्स। पोर्ट्स जो होते हैं वो आपकी जैसे पेन ड्राइव को ऐड करने के लिए जो स्लॉट्स होते हैं पेन ड्राइव को ऐड करने के लिए, लाइंस जो होती है वो आपके काम में नहीं आती है। तो इन सब के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए आराम से और आंसर दीजिए। क्या दिया गया क्वेश्चन में, आराम से पढ़िए। इंटरनल मेमोरी इन ए सीपीयू इज नथिंग बट। सीपीयू में जो इंटरनल मेमोरी होती है वो क्या होती है, आपसे सिंपल इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूं। पहले इसने बोला है ए सेट ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स का सेट होता है, ए सेट ऑफ एलयू, माइक्रो प्रोसेसर्स, बस एंड नन ऑफ दिस। आपको बताना है कि सीपीयू में जो प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी होती है, जिसको इंटरनल मेमोरी बोल दीजिए, प्राइमरी मेमोरी बोल दीजिए, जो आपको सही लगे वो बोल दीजिए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या होती है वो। इंस्ट्रक्शन का या रजिस्टर्स का एक सेट होता है, एलयू का सेट होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, बस होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दीजिए, फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए आंसर क्या होगा, सेट ऑफ रजिस्टर होता है एलयू। अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर तो नहीं होता है, माइक्रो प्रोसेसर तो प्रोसेसिंग के लिए काम आता है, ये मेमोरी की बात कर रहे हैं। ओके, ये मेमोरी की बात कर रहा है, जबकि ये प्रोसेसर की बात कर रहा है। बस जो होती है वो डेटा को या एड्रेस को लेने और ले जाने के रूप में काम में ली जाती है, तो ये भी आपकी नहीं होगी। अगली बात करें सेट ऑफ एलयू, एलयू का तो सेट होता है नहीं, एलयू जो होता है वो तो आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक फंक्शंस जो होते हैं उनको कंप्लीट करने वाली एक यूनिट होती है।
तो बेटा यहाँ पे सेट ऑफ रजिस्टर्स जो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बेटा उसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड की। द वर्ड कंप्यूटर, द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस, देखिए एक वर्ड दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो होता है वो बेसिकली किस किस का काम होता है, एक तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस एक और कौन सा यूनिट होता है, इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, इसको कंप्यूटर बोलते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, नन ऑफ दिस। फटाफट से आंसर दे दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन इसने पूछा है कि कंप्यूटर जो होता है बेटा, कंप्यूटर जो होता है वो मेनली किस किस से बनकर होता है। तो एक तो इसने बोल दिया कि सीपीयू तो चाहिए, अब सीपीयू चाहिए तो एलयू भी आ गया, सीयू भी आ गया, और सीपीयू के साथ में आपको कौन सी और डिवाइस ऐड करनी पड़ेगी जो आपको बताएगी कि इन दोनों को मिलाकर के हम एक कंप्यूटर को तैयार कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपको दे रखे कि एक्सटर्नल मेमोरी को ऐड करें, इंटरनल मेमोरी को ऐड करें, इनपुट डिवाइस को ऐड करें, आउटपुट डिवाइस को ऐड करें, या फिर इनमें से कोई नहीं कोई और ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए जो आंसर होगा। तो जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दीजिए और बताइए कि क्या होगा आपके सीपीयू के साथ में। तो बेटा सीपीयू के बाद हम बात करें तो अभी जो मैंने आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर बताया, उस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपको बताया था कि जो कंप्यूटर होता है, सॉरी जो सीपीयू होता है, सीपीयू में आपका एलयू होता है और सीयू होता है, और साथ के साथ इसमें कनेक्ट होती है कौन सी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी यूनिट। इंटरनल मेमोरी यूनिट आपकी ऐड की होती है। तो यहां पर भी इस सीपीयू के साथ में जब हम इंटरनल मेमोरी को ऐड कर देंगे तो वो किसके रूप में कन्वर्ट की जाएगी या किसके रूप में जानी जाएगी, कंप्यूटर के रूप में। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बेटा, इंटरनल मेमोरी, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि बेटा सीपीयू ये बोलना चाह रहा है, और सीपीयू में मैंने बताया था एलयू होता है, सीयू होता है, और साथ के साथ इसमें मेमोरी यूनिट जो होती है उसको भी काउंट किया जाता है। और बेटा मेमोरी यूनिट में भी कौन सी मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। तो अब आपको बताना है कि नीचे जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं बेटा, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो किसमें काउंट किया जाता है या किसका पार्ट है, सीपीयू का पार्ट है। प्रिंटर है पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन कीबोर्ड, थर्ड ऑप्शन माउस, फोर्थ ऑप्शन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड फिफ्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है, फटाफट से आंसर दीजिए। बहुत ही इजी सा है, पूरा मैंने आपको यहां पर बता दिया है। बिल्कुल सही, यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि मैंने बताया सीपीयू इज कंसिस्ट बेसिकली टू पार्ट, फर्स्ट वन इज एलयू एंड सेकंड इज सीयू। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे रखा है डी ऑप्शन जो दिया गया है क्या है, एलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड, कंप्यूटर की जो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है उसकी कंट्रोल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, क्लॉक बोलते हैं। बेटा इसको सीधा सपाट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि डिजिटल कंप्यूटर की जो क्लॉक होती है, डिजिटल कंप्यूटर की जो क्लॉक होती है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, हम उसको कंट्रोल यूनिट के नाम से भी जानते हैं, और कंट्रोल यूनिट जो होती है उसको किसके नाम से जानते हैं, क्लॉक के नाम से भी जानते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी, सीधा सीधा इस क्वेश्चन को याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दे रखा है उसका क्या आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, अभी बताया था आपको पिछले क्वेश्चन के साथ में बताया। 6. द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज कॉल्ड सीपीयू इन ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के रूप में सीपीयू बोलते हैं, वो सीपीयू किस किस चीजों को, किन किन चीजों को कंसिस्ट करता है, किन किन चीजों को लेकर के चलता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो बताइए जल्दी से। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। बी ऑप्शन आपको दिया है कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। थर्ड दे रखा है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। आप बता सकते हो कि सीपीयू जो होता है वो किस किस को कंसिस्ट करता है या किस किस को लेकर के अपने साथ में चलता है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर दीजिए जल्दी से, आंसर दीजिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर आर्किटेक्चर अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, यहां पर इनपुट यूनिट होती है। इनपुट यूनिट से जो इंस्ट्रक्शन है वो किसके पास जाते हैं, सीपीयू के पास जाते हैं। सीपीयू में एक तो एएलयू होता है, एक सीपीयू में सीयू होता है और एक इंटरनल मेमोरी भी होती है। और यहाँ से जो होता है वो किसके पास जाता है, आउटपुट यूनिट के पास में जाता है। इस तरीके का कुछ काम अपने पास किया हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि द सेंट्रल प्रोसेस यूनिट इन ए कंप्यूटर कंसिस्ट, एएलयू के साथ, सीयू के साथ, इंटरनल मेमोरी के साथ। तो कौन से ऑप्शन में आपको ऐसा दिया गया है बेटा, सी ऑप्शन में आपको बोला गया है कि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट होता है। जैसा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो डायग्राम मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले, उस डायग्राम में भी बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ था कि सीपीयू जो एक बड़ा पार्ट होता है, उस सीपीयू में आपके पास सबसे ऊपर कंट्रोल यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट जो फंक्शन होती है वो कंट्रोल करने का काम होता है, वो इंस्ट्रक्शंस को एएलयू के पास भेजता है और फ्यूचर यूज में जब आपको लेना होता है तो वहां से वो डेटा सीधा का सीधा किस में चला जाता है, मेमोरी यूनिट में चला जाता है। और अगर आपको रिजल्ट देखना होता है तो आप उसको किसके पास भेज देते हो, आउटपुट यूनिट के पास या आउटपुट डिवाइसेस के पास में भेज देते हो। फ्यूचर यूज के लिए आपको काम में लेना है, फ्यूचर में यूज में लेना है, तो उसके लिए आप उस डेटा को क्या कर लोगे, सेव कर लोगे। और सेव जो होता है वो बेटा स्टोरेज यूनिट में होता है, और स्टोरेज यूनिट जो होती है उसको हम मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। उम्मीद है ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या दे रखा है, आराम से देखिए, समझिए और आंसर दीजिए। ये बोल रखा है ए ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन इज नोन एज। एक बिट्स का जो ग्रुप होता है, इन बिट्स का जो ग्रुप होगा ये आपको बताएगा कि कंप्यूटर को कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन करना है, कौन सा एक विशेष काम करना है, ये बताएगा इन बिट्स का ग्रुप। तो यहां पर बोला गया इंस्ट्रक्शन कोड बोलते हैं उन बिट्स के ग्रुप को, माइक्रो ऑपरेशन बोलते हैं, एक्यूमुलेटर बोलते हैं, रजिस्टर्स बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए जल्दी से और बताइएगा कि क्या होता है। जो ग्रुप होता है बिट्स का उसको हम किस नाम से जानते हैं, इंस्ट्रक्शन कोड, माइक्रो ऑपरेशन, एक्यूमुलेटर, रजिस्टर, नन ऑफ दीज। जल्दी बताइए। बिट्स का ग्रुप है बेटा, बिट्स का ग्रुप जो होगा वो किसी न किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए काम में लिया जाएगा। और अगर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए काम में लिया गया है, यानी आपने उसके लिए कोई ना कोई निर्देश दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन कोड के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे बेटा, इंस्ट्रक्शन कोड के नाम से जानेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका इंस्ट्रक्शन कोड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रुप ऑफ बिट्स होता है उसको कंप्यूटर में हम किस नाम से जानते हैं, इंस्ट्रक्शन कोड के नाम से जानते हैं। और ये इंस्ट्रक्शन कोड जो होता है
बेटा ये इंस्ट्रक्शन कोड जो होता है वो आपको किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा बिट्स का जो ग्रुप होगा वो किसी दूसरे स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए काम में लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो भी बिट्स का ग्रुप होगा बेटा वो आपका किसी न किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए काम में लिया जाएगा, जिसको हम इंस्ट्रक्शन कोड के नाम से भी जानते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ब्लैंक स्पेस आर स्पेशल पर्पज एंड हाई स्पीड टेम्परेरी मेमोरी यूनिट। बेटा आप बताया था कि कंप्यूटर के सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी एंड सबसे फास्टेस्ट जो मेमोरी यूनिट होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं। जब हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था तो आपको बताया था मेमोरी का जो अनुक्रम होता है उसके बारे में भी बताया था, और कंप्यूटर मेमोरी का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी और अच्छे से आपको बता दिया जाएगा। तो बताइए कौन सा होगा, रजिस्टर्स होगा, एएलयू होगा, सीयू होगा, सीपीयू होगा या नन ऑफ दीज होगा। इनकी फुल फॉर्म तो शायद आप सबको पता भी होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सीपीयू। ये तो सीपीयू के ही तो पार्ट है बेटा, ये तो सीपीयू के पार्ट है। अब यहां पर देखिए आप ऑप्शंस के बेसिस पर भी क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो। अब आप पूछोगे कैसे दो, हम ऑप्शन के बेसिस पर कैसे दे, तो आप यहां पर देखिएगा मेमोरी यूनिट के बारे में पूछा, मेमोरी यूनिट के बारे में पूछा है तो क्या सीयू, एएलयू, सीपीयू ये मेमोरी यूनिट में काम में आती है? नहीं बेटा, ये मेमोरी यूनिट के रूप में काम में नहीं ली जाती है। सीयू कंट्रोल यूनिट का काम करती है, एएलयू मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करती है, सीपीयू आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसके अंदर ये तीनों यूनिट्स काम में ली जाती है। तो अब आपका आंसर बिल्कुल सीधा है कि इसको हम किस नाम से जानेंगे, रजिस्टर के नाम से। और जब मेमोरी अनुक्रम की बात हम करते हैं, मेमोरी अनुक्रम की बात करते हैं तो बेटा सबसे ऊपर जो नाम आता है वो किसका आता है, रजिस्टर का नाम आता है। और रजिस्टर के बाद में और दूसरी मेमोरी का नाम आता है जिसमें इंटरनल मेमोरी होती है, और फिर आपके आगे आती है वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो यहाँ पर जिसकी साइज जितनी कम है ये आपकी स्पीड बढ़ाएगी और ये आपकी साइज बढ़ाएगी। साइज जितनी ज्यादा होगी स्पीड उतनी ही कम होगी, और साइज जितनी कम होगी स्पीड उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों इस क्वेश्चन का आंसर रजिस्टर हो रहा है, और वैसे भी ऑप्शन देख करके हम इसका आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। क्या दिया गया क्वेश्चन में, मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड। मेमोरी यूनिट जो डायरेक्टली सीपीयू के साथ में क्या करती है, कम्युनिकेट करती है, क्या कहलाती है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, रजिस्टर, नन ऑफ दीज। सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी ये दोनों ही नहीं है, ये दोनों एक के नाम है। सेकेंडरी मेमोरी बोल दीजिए, एक्सटर्नल मेमोरी बोल दीजिए, ऑक्सिलरी मेमोरी बोल दीजिए, ठीक है, ये सारे सेकेंडरी मेमोरी के। रजिस्टर जो होता है वो आपका टेम्परेरी मेमोरी के रूप में काम आता है। तो मेमोरी यूनिट जो डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्ट होती है बेटा वो कौन सी होती है, आपकी मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी बोल सकते हो या इंटरनल मेमोरी बोल सकते हो। इंटरनल मेमोरी जो होती है उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं, प्राथमिक मेमोरी बोलते हैं, आंतरिक मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना क्या दे रखा है, 10। Where does computer add and compare data? ऐड करना है बेटा, ऐड करना है, और दूसरा काम आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। ऐड करोगे तो कौन सी यूनिट काम आएगी, एलयू, और कंपेयर करोगे तो भी कौन सी काम आएगी, एल, क्योंकि ऐड का काम है अरिथमेटिक और कंपेयर का काम है लॉजिकल। तो अब आप मेरे को बता सकते हो कि ये किसका काम है, किसमें होता है। वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डेटा, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीपीयू चिप, मेमोरी चिप, नन ऑफ दीज। बता दीजिए जल्दी से आंसर। इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इस क्वेश्चन में तो इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहां पर
एएलयू के बारे में बोलना चाह रहा है। एएलयू के बारे में क्यों बोलना चाह रहा है? क्योंकि एड का और कंपैरिजन का बात किया गया है। तो एडिशन और कंपैरिजन जो होगा बेटा वो कहां पर किया जाएगा? आपका एएलयू में होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होगा। और अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट जो होती है वो बेटा कहां पर होती है? आपके सीपीयू में होती है। कहां पर होती है? सीपीयू चिप में होती है, क्योंकि सीपीयू का ही तो पार्ट है एएलयू, और सीपीयू का दूसरा पार्ट जो है वो कौन है? सीयू। बट यहाँ पे सीयू का कोई काम नहीं है। एएलयू के बारे में पूछा गया है कि ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंपेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओके बेटा, तो यहां पर ये बात की गई है, तो ये किस में होता है? सीपीयू चिप में होता है। सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या बोल रहा है ये देखिएगा। पाइपलाइन स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट। पाइपलाइन स्ट्रेटजी जो होती है वो आपकी इंस्ट्रक्शन में काम में ली जाती है, यानी जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसमें अलग अलग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की जाती है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो ये इंप्लीमेंट करती है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शन प्रीफेच, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग, इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन और मैनिपुलेशन, और नन ऑफ दिस। आंसर दीजिए जल्दी से, इसका कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? फटाफट से आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? पाइपलाइन स्ट्रेटजी जो होती है वो आपकी कहलाती है बेटा इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। इंस्ट्रक्शन को देखो, जो इंस्ट्रक्शन साइकिल आपको बताए थे, इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में हमने बात की थी। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होती है वो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए काम में ली जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा? फेच। फेच करते हैं, डेटा कहां पर पड़ा है, कहां से उठाना है। जब डेटा मिल जाता है तो उसको क्या करते हैं? डिकोड करते हैं। ठीक है, और जब डेटा डिकोड हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। और जब डेटा एग्जीक्यूट हो जाता है और काम में लेना है आगे, तो उसको हम क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। तो ये बेसिकली ये 4 स्टेप में होता है। और ये पाइपलाइन स्ट्रेटजी जो है वो इंस्ट्रक्शन साइकिल में ही किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने का पार्ट है। तो इंस्ट्रक्शन को प्री फेच करना, पहले से ही इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेना पाइपलाइन स्ट्रेटजी के अंदर आता है। उसको देखने से पहले, परफॉर्म करने से पहले ही उसको क्या कर लेना होता है? फेच करना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है देखिए। शायद ऑप्शन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो देखिए अब आपको मिल जाएगा ऑप्शन। ये लीजिए, थोड़ा सा और सीधा कर देते हैं इसको। ये लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रखा है? सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। व्हेन मशीन इंस्ट्रक्शन आर बिगिन executed by a computer, the instruction phase follow by the execution phase is referred to as। देखो क्वेश्चन बड़ा दिया है, लैंग्वेज बड़ी दी है, लेकिन लैंग्वेज को अगर आप समझ जाते हो, लैंग्वेज को अगर आप समझ जाते हो तो बड़े ही आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो वो मैं बताता हूं। देखिए, मशीन इंस्ट्रक्शन सबसे पहले क्या किए जाते हैं? बिगिन किए जाते हैं एग्जीक्यूट से। देन उसमें क्या की जाती है? अलग अलग फेज काम में लिए जाते हैं, किसके लिए? एग्जीक्यूशन के लिए। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन है बेटा, कोई भी इंस्ट्रक्शन है, उसमें उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ स्टेप्स काम में ली जाती है, और तब जाकर के वो क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। तो ये जो स्टेप्स काम में ली जाती है, इस स्टेप्स के इस पूरी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? प्रोग्राम साइकिल के नाम से, मशीन इंस्ट्रक्शन के नाम से, इंस्ट्रक्शन साइकिल के नाम से, टास्क साइकिल के नाम से, या मशीन साइकिल के नाम से। कुछ देर पहले भी आपको बताया था, थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। यहाँ पर देखिएगा, ये पूरी की पूरी स्टेप जो एग्जीक्यूट करती है किसी भी डेटा को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? ये आपको पूरा बताया हुआ था। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा वो क्या होगा?
फटाफट से आंसर दे दीजिए। चलिए, बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होती है वो ही कंप्यूटर में किसी भी इंस्ट्रक्शन को या किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए काम में ली जाती है। यहाँ पर बोला गया है कि जब कंप्यूटर में हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्टेप्स काम में ली जाती है, इन पूरी स्टेप की प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल के नाम से। और बेटा इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होती है, इस इंस्ट्रक्शन साइकिल में सबसे पहला काम क्या किया जाता है, डेटा को मेन मेमोरी से क्या किया जाता है, फेच किया जाता है, उठाया जाता है। उठाने के बाद में उसको डिकोड किया जाता है, वो डिकोड करने के बाद में उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, और जब एग्जीक्यूट हो गया है तो उसका रिजल्ट मिल जाता है। वो रिजल्ट अपने को फ्यूचर में चाहिए तो हम उसको क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से पूछा गया था, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन, आराम से देखिए, समझिए और फिर आंसर दीजिए। पढ़िएगा क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, देखिए लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन की, विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डेटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। बेटा यहाँ पर सीधा सीधा क्या बोलना चाह रहा है कि जब सीपीयू कोई भी काम कर रहा है, सीपीयू जब कोई भी काम कर रहा है और काम पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ है, काम वो कर रहा है, तो उस टाइम पर जो मेमोरी आपके डेटा को होल्ड करके रखेगी, उस मेमोरी को हम किस नाम से जानते हैं, मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, नॉन वॉयलेट मेमोरी, रोम मेमोरी, इसको रोम मेमोरी बोलेंगे, एंड नन ऑफ अबोव। तो जो मेमोरी आपकी सीधी सीधी डायरेक्टली आपके सीपीयू से कनेक्ट रहेगी, वही मेमोरी आपके टेम्परेरी रूप से डेटा को स्टोर करने का काम करेगी। यहां पर ये बोल रहा है कि जो डेटा करंटली प्रोसेस्ड किया गया है उसको स्टोर करने के लिए आपको जो डेटा सीपीयू में करंटली प्रोसेस्ड किया गया है उसको स्टोर करने के लिए आपके लिए कौन सी मेमोरी काम में लेनी पड़ेगी, या कौन सी मेमोरी में ये काम किया जाता है। तो बेटा जो डायरेक्टली कनेक्ट है वो कौन सी मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी। सो इंटरनल मेमोरी जो है उसी में वो करंटली प्रोसेस डेटा जो होता है वो क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है या फिर होल्ड किया जाता है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, फॉलोइंग आर नेम्स ऑफ मदरबोर्ड एक्सेप्ट, किसके अलावा, इन ऑप्शन में से किस ऑप्शन के अलावा सारे के सारे नाम मदरबोर्ड के, आंसर दीजिएगा जल्दी से। सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड, प्लानर बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, कंप्यूटर बोर्ड। देखते ही समझ में आ रहा है, देखते ही क्वेश्चन में ऑप्शंस को देखते ही समझ में आ गया है कि कौन सा नाम है जो आपका मदरबोर्ड का नहीं है। बेटा सिस्टम बोर्ड होता है वो मदरबोर्ड का नाम होता है, मेन बोर्ड होता है, मेन बोर्ड जो होता है वो भी किसका नाम है, मदरबोर्ड का, प्लानर बोर्ड जो होता है वो भी मदरबोर्ड का है, और लॉजिक बोर्ड जो है वो भी किसका नाम होता है, मदरबोर्ड का। बट कंप्यूटर बोर्ड जो है, कंप्यूटर बोर्ड जो है वो मदरबोर्ड का नाम नहीं होता है। तो ऑप्शन ई जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो बेटा यहाँ पर मदरबोर्ड का मोस्टली जो काम में लिया जाता है वो तीन नाम लिए जाते हैं। एक होता है सिस्टम बोर्ड, सेकंड जो होता है वो होता है लॉजिक बोर्ड, और थर्ड जो होता है वो होता है मेन बोर्ड। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे सॉकेट्स के थ्रू, चिप्स के थ्रू किससे कनेक्ट होते हैं बेटा, मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट से बताइए। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो किसका एग्जाम्पल है, पेरिफेरल का है, आउटपुट का है, सॉफ्टवेयर का है, प्रोग्राम का है, या फिर हार्डवेयर का है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये जो आपको दिखाई देती है ये सीपीयू, ये किसका पार्ट है बेटा, ये इनपुट भी नहीं है बेटा, ये आउटपुट भी नहीं है, ये नहीं है। अब सीपीयू कोई प्रोग्राम भी नहीं होता है,
प्रोग्राम होता है क्या? नहीं, प्रोग्राम भी नहीं होता है। और सीपीयू ना ही कोई सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर तो क्या होता है बेटा? सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सॉफ्टवेयर जो होता है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन होते हैं, काफी सारे इंस्ट्रक्शन मिलकर के प्रोग्राम बनाते हैं और काफी सारे प्रोग्राम बनकर के एक सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं। तो बेटा ये तो कोई सा सीपीयू नहीं है, पेरिफेरल्स भी नहीं है, आउटपुट नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, प्रोग्राम नहीं है। तो बेटा ये जो सीपीयू है वो किसका पार्ट है? हार्डवेयर का है। हम इस सीपीयू को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं और वे कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारे के सारे कौन से पार्ट में आते हैं? हार्डवेयर में आते हैं। तो ऑप्शन ई जो होगा हार्डवेयर वाला वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब यहां पर हम जल्दीबाजी में एलयू सीयू आएगा और हम कर देंगे कि वो क्या हो गया है? प्रोग्राम हो गया है या फिर इनपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एज टाइप ऑफ इनपुट? कौन सा है जो आपका इनपुट के रूप में यूज लिया जाता है? तो बताइए जल्दी से, फटाफट से आंसर दीजिए। डेटा, प्रोग्राम्स, कमांड्स, यूजर रिस्पॉन्स, ऑल ऑफ दिस। किसको हम इनपुट के रूप में काम में लेंगे? जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। सीधा सा यहां पर बोला गया है कि इनपुट के रूप में इनमें से क्या काम में लेंगे? तो प्रोग्राम जो होता है और यूजर रिस्पॉन्स जो होता है उनको तो हम लेंगे नहीं। अब बात आती है कमांड। कमांड जो दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? हम यूजर के द्वारा कमांड दी जाती है, लेकिन उससे पहले कोई ना कोई डेटा जो होता है वो क्या किया जाता है? इनपुट किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? इनपुट किया जाता है। उसके बाद में ही हम उस पर कमांड दे सकते हैं कि अब मेरे को क्या काम इस पे करना है। तो यहां पर भी ये पूछा गया है कि कौन सा है जो आपका इनपुट के रूप में काम में लिया जाता है। तो कौन सा टाइप होता है? डेटा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है? ब्लैंक स्पेस सिलेक्ट्स, इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन ए सीपीयू। कौन है जो सिलेक्ट करता है, इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को? किसके अंदर? सीपीयू में करता है। बेटा सीधा सा यहां पर ये बोलना चाह रहा है। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है बट क्वेश्चन ये सीधा सा ये पूछना चाह रहा है बेटा कि कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या है सीपीयू में ऐसा जो इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट भी करता है, एग्जीक्यूट भी करता है और सिलेक्ट भी करता है। यानी सीधा सीधा अगर ये बोल देता कि सारे के सारे काम को क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है। अगर कंट्रोल का नाम दे देता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, हम आराम से कर देते। लेकिन ये कंट्रोल का नाम नहीं दे रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि ये सारी चीजें जो है वो सीपीयू में किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए, कंट्रोल यूनिट द्वारा, एएलयू द्वारा, मेमोरी द्वारा, स्टोरेज यूनिट द्वारा, इनपुट द्वारा। तो इनपुट द्वारा नहीं होगा, स्टोरेज द्वारा नहीं होगा, मेमोरी द्वारा नहीं होगा। अब सीपीयू के जो पार्ट होते हैं बेटा दो होते हैं। कौन कौन से होता है? एक सीयू होता है और एक कौन होता है? एएलयू होता है। बट एएलयू का काम जो होता है वो भी आपको पता है। एएलयू का काम जो होता है वो क्या होता है? अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट इसको हम बोलते हैं। ये अर्थमेटिक फंक्शंस और लॉजिक फंक्शंस जो होते हैं उनको क्या करने का? परफॉर्म करने का काम होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन अपने पास कौन सा बचा है? देखिए मैंने बोला कंट्रोल करने का काम है, तो कंट्रोल करने का जो काम होगा बेटा वो किसका होगा? कंट्रोल यूनिट का होगा। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं? देखिए, सीपीयू रिट्राइव्स इट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम। सीपीयू जो है वो अपने डेटा और इंस्ट्रक्शन को कहां से रिट्राइव करता है, कहां से उठा करके लाता है? जो सीपीयू के साथ सीधा सीधा जुड़ा होगा। और सीपीयू के साथ बेटा सीधा सीधा कौन जुड़ा होता है? कौन जुड़ा होता है? हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्या सेकेंडरी मेमोरी जुड़ी होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी जुड़ी होती है, मेन मेमोरी जुड़ी होती है, या ऑल ऑफ अबोव जुड़ी होती है? बताइए जल्दी से, फटाफट से आंसर दीजिएगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
सीपीयू अपने डेटा और इंस्ट्रक्शन को कहां से रिट्राइव करती है बेटा, वो करती है आपकी मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी, जो मेमोरी हम बोल सकते हैं बेटा, जो मेमोरी सीधे तौर पर सीपीयू से जुड़ी होती है, उसी से डायरेक्टली डेटा लिया जाता है। बेटा ये भी आपको पता होना चाहिए, उसी से सीपीयू पहले डेटा लेगा। और आपको पता है कि सीपीयू से डायरेक्टली कौन जुड़ी होती है, वो जुड़ी होती है आपकी मेन मेमोरी। ओके, चलिए बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19 वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ब्लैंक स्पेस द रो फैक्ट्स फ्रॉम विच इज डिराइव्ड। बेटा क्या बोला है कि क्या है, क्या रो फैक्ट्स है जिनको हम काम में लेकर के, जिनको हम काम में लेकर के उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे जिससे अपने को क्या प्राप्त होती है, डेटा इंफॉर्मेशन, डेटा आउटपुट इनपुट इंफॉर्मेशन आउटपुट इनपुट इंफॉर्मेशन मैसेज। कौन है जिसको रो फैक्ट्स बोलते हैं, और उन रो फैक्ट्स को यूज में लेते हुए, उन रो फैक्ट्स को यूज में लेते हुए बेटा हम उसको एक मीनिंगफुल में डिराइव कर देते हैं, मीनिंगफुल में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, तो बेटा बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए। बिल्कुल आंसर राइट है यहाँ पर ए ऑप्शन, कि डेटा जो होता है, डेटा जो होता है वो क्या होता है, रो फैक्ट्स होता है, वो होते हैं रो फैक्ट्स। वो डेटा पे जब प्रोसेस की जाती है, डेटा पर जब प्रोसेस की जाती है तो वो डेटा जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, इंफॉर्मेशन में। और इंफॉर्मेशन जो होता है वो आपका एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को या मीनिंगफुल डेटा को बताता है, वही होता है जो डिराइव्ड किया जाता है कहाँ से, डेटा से। तो डेटा द रो फैक्ट्स फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज डिराइव्ड, डेटा वो रो फैक्ट्स है जिनसे इंफॉर्मेशन को क्या की जाती है, डिराइव की जाती है, डिराइव्ड की जाती है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है बात आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है आपसे, देखिए जल्दी से और आंसर दीजिए। द एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी इज कैरिड बाय डेटा बस, एक्सपेंशन बस, एड्रेस बस, सिस्टम बस, नन ऑफ दिस। बेटा एड्रेस जो होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस का या मेमोरी डिवाइस का, वो किसके द्वारा लेकर के जाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा एड्रेस की, तो एड्रेस जो होगा वो किसके द्वारा ले जाया जाएगा, एड्रेस बस के द्वारा। सीधा बात है, यहाँ पर कोई सोचने वाली बात नहीं है, सीधा सीधा आंसर आपका आ जाएगा। बात करें डेटा बस, तो डेटा बस जो होती है वो बेटा किस काम में आती है, डेटा बस जो होती है वो इनपुट से डेटा को ले जाने का और सीपीयू से डेटा को आउटपुट के पास भेजने का जो काम होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि डेटा का जो फ्लो किया जाता है, डेटा का जो प्रवाह किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है बेटा, डेटा बस के द्वारा किया जाता है। यहां पर डेटा बस नहीं होगी, तो यहां पर अपना आंसर जो होगा वो बेटा कौन हो जाएगा, एड्रेस बस। अब एड्रेस बस क्यों दिया है यहां पर आंसर, एड्रेस बस इसलिए आंसर दिया है क्योंकि एड्रेस बस के द्वारा ही जो एड्रेस इनपुट आउटपुट डिवाइस का है वो बेटा आपका कहां पे ले जाया जाता है, आगे जहां पर उस एड्रेस की जरूरत होती है। सो ऑप्शन सी जो होगा वो बेटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एड्रेस जो होता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस का हो या फिर मेमोरी यूनिट का हो, वो हमेशा किसके द्वारा ले जाया जाता है, एड्रेस बस के द्वारा। बसेज क्या होती है, बसेज क्या होती है, सिंपल बसेज जो होती है वो क्या होती है, वायर्स होती है। वायर्स में एड्रेस जो होता है वो बिट्स की फॉर्म में चलता रहता है, बिट्स की फॉर्म में चलता है और वो डेटा आपका पहुंचता है। डेटा बस जो होती है वो डेटा को ले जाने व लाने का
काम करती है। डेटा को लाने और ले जाने का जो काम करती है वो किसके द्वारा किया जाता है? डेटा बस के द्वारा किया जाता है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।